नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्थ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हैं विभिन्न परीक्षाओं के वो कर रहे थे। और उसी श्रृंखला में आज जो हम ये LDC वाला पेपर जो 2020 का है, ये पेपर फिर से हम लेके आए। सॉरी, स्टेनो का ये पेपर है और ये पेपर जो आज हम लेके आए हैं, तो इसमें इंडिया जीके के जो क्वेश्चन स्टेनो के एग्जाम में पूछे गए हैं, और स्टेनो के नहीं, हमने पिछले LDC के भी वो ट्राई किए हैं, दूसरे पेपर भी ट्राई किए हैं, तो लगभग सेम ही टॉपिक जो है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की सीरीज है, आप इसमें आप रेगुलर लगा सकते हैं। हमारे चैनल पर आइए, आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा, वीडियोस में आपको मिल जाएगा, लाइव सेशन में आपको मिल जाएगा। ये सारी की सारी क्लासें जो है DSSB के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप जो है बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, और फिर हम आगे शुरू करते हैं DSSB के जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि प्रश्न जो आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस इंडस्ट्री से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। कब शुरू हुआ ये आपको पता होना चाहिए, और हाल ही के वर्षों में ये किसे मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो 51वां जो है वो किसको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मोहनलाल, रजनीकांत, धनुष और चिरंजीवी। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर आपका आता है रजनीकांत। ये रजनीकांत को मिला 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि ये आएगा, प्रश्न ये है कि आप जो फिल्म इंडस्ट्री से जितने प्रश्न होते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा आप जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो आप पता करके जाएं ताकि एग्जाम में आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले मिला था देविका रानी को। देविका रानी को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम। ठीक है, तब मिला था, तो ये 1969 में मिला था। ठीक है, 1969 में मिला था। और ये जो है देविका रानी कहाँ की है, तो विशाखापट्टनम शहर की रहने वाली एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। ठीक है, और उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी जीता था, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी। और 2023 की अगर बात करें, 2023 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो ये संगीतकार वाहिदा रहमान को। यानी कि अभी करंट की अगर बात करें, DSSB ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रखी हैं, तो उनके अंदर अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो 2023 की कौन है, वाहिदा रहमान, जो 2023 की विजेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसने की। देखिए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का देखिए आज जो है वो जनवरी का जो 15 जनवरी हो चुके हैं, और आगे आप देखें तो 22 जनवरी को जो है इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो इस मामले में जो जज ने फैसला दिया था, उसके अंदर अकेले जज नहीं थे बल्कि 5 जज थे। उनकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी 5 न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ थी उसकी अध्यक्षता किसने की, S अब्दुल नजीर ने, अशोक भूषण ने, DY चंद्रचूड़ ने और रंजन गोगोई ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो ये मामला था ये सुप्रीम कोर्ट में चला था, और उसमें दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि भी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको हम दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा। और इसकी अध्यक्षता तो 5 न्यायाधीश बैठे थे, इनमें रंजन गोगोई जो है इन्होंने इस खंड की, इस संविधान की खंड की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। देखिए, 134 साल पुराने केस में अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को, यानी कि ये उस टाइम का जब फैसला है तब की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। और ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई, यानी कि ये उस समय क्या थे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाले 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला जो है सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भौतिकी 2021 में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। देखिए, यहां पर पूछा है नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप 2024 में अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो 2023 में जो नोबेल पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिले, किस फील्ड में मिले हैं, किस उपलब्धि के लिए मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2021 की बात करें, 2021 में भौतिकी में, फिजिक्स में जो मिला था वो किसको मिला, किसको नहीं मिला था, शुक्रो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन, जियोर्जियो पेरिसी और अब्दुल रज्जाक गुरनाह। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह, क्योंकि इनको मिला तो था
ये नोबेल पुरस्कार मिला था 2021 में मिला था, लेकिन किसके लिए मिला था? तो ये मिला था साहित्य के लिए, ठीक है। और यहां प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न आपसे पूछा है कि भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए किसको नहीं मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा इनको नहीं मिला था, इनको बल्कि साहित्य के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की जो है संपत्ति जो उनकी थी, उसकी अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति के लिए अपना एक जो कहते हैं ना वो मतलब दिया था, और वसीयत दी थी, और उस वसीयत के आधार पर जो इनका जो पुरस्कार दिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है वो देखिए, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन, साहित्य और शांति, इन क्षेत्रों में प्रदान किया गया है। जबकि आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार 1968 में शुरू हुआ। देखिए पहले जो है ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जो है मेडिसिन में, साहित्य और शांति, इन क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1968 के बाद से जो है वो आर्थिक विज्ञान में यानी कि इकोनॉमिक्स में भी ये जो है वो दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की आर्थिक नींव 1895 में रखी गई थी, जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर किए और अपनी अधिकांश संपत्ति एक पुरस्कार और उसके बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के लिए छोड़ दी थी। यानी अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना की थी, अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन की, और नोबेल फाउंडेशन जो है वो आगे से आगे इसको चला रहा है। अब देखिए 2023 की बात करें, 2024 में हम हैं, 2023 में किसको किसको मिला है नोबेल? तो देखिए भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में 2023 में 3 व्यक्तियों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एनी एल हुलियर। इनको जो है इन 3 व्यक्तियों को मिला है। किसके लिए? भौतिकी के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अगली क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि आपको इन जो नोबेल पुरस्कार इनको एक ट्रिक के माध्यम से जो है, आसान ट्रिक के माध्यम से, एक कहानी ट्रिक के माध्यम से आपको मैं करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये थे भौतिक के। अगर बात करें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में 2023 को किसको मिला है? मोंगिजी बावेंडी को, लुई ई ब्रूस को और एलेक्सी येकिमोव को, ठीक है। अब इनको किस लिए मिला है? इनको मिला क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। यानी कि ये क्वांटम डॉट्स की खोज इन्होंने की है तीनों वैज्ञानिकों ने, और इनका संश्लेषण जो किया, इसलिए जो है इनको रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल प्राइज जो है दिया गया है। ये जो है वो आपका नैनो टेक्नोलॉजी में ये काम आने वाले हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में ये काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्न की, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023, तो ये कातालिन कारिको, ड्रीव विस्मैन, इन 2 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। फिजिक्स में 3 व्यक्तियों को मिला है, जो मेडिसिन है उसमें 2 व्यक्तियों को मिला है। इनको किस लिए मिला है? न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों में संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के लिए विकास को सक्षम किया। यानी कि इनको जो है वो दिया गया है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और आगे अगर बात करें साहित्य में नोबेल पुरस्कार की, तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला जान फासे को, उनके नव उन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकहे को आवाज देते हैं, इनके लिए जो जान फासे को जो है साहित्य को नोबेल मिला है। किसको मिला है, किस देश से है, क्या विशेष उपलब्धि है, वो आपका अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरी एक वीडियो बनेगी। और नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 का जो है ये नरगिस मोहम्मदी को मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और इन्होंने क्या किया? ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो है ये मिला था नोबेल पुरस्कार। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल प्रमाण पत्र है जो एक वेबसाइट की पहचान को प्रमाणित करता है और एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन को सक्षम करता है? यानी कि कोई भी वेबसाइट वो सिक्योर है या नहीं है, कि उसके ऊपर आपका सर्च करना, उसके ऊपर आपका डेटा जो है वो अपलोड करना, डाउनलोड करना सेफ है या नहीं है, यानी कि कहीं उसमें वायरस तो नहीं है। इस बात का जो है वो पहचान करने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? SSL, DSL, TCL या FTP। देखिए हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग जब करते हैं, जब सर्च करते हैं, तो उसमें जो है आपका ऐसे लिखा आता है HTTPS, फिर ऐसे करके फिर डबल/ और फिर आपका आगे जो भी वेबसाइट है उसका जो .com जो है, जो इस तरीके से वो होता है। तो ये कुछ एक में तो ये होता है HTTPS और कुछ एक में होता है HTTP,
और फिर ये स्लैश लग के डबल डबल ये होता है डबल, ठीक है। तो एस में जो है ऐसे लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये आपका सिक्योर है, यानी कि ये एसएसएल सर्टिफिकेट होता है और जिस वेबसाइट में ये इंस्टॉल होता है उसी वेबसाइट में ये HTTPS आता है, अदरवाइज क्या आपका HTTP आता है, ठीक है। तो इसको जो ऐसा जो डिजिटल प्रमाण पत्र जो एक वेबसाइट को पहचान को प्रमाणित करता है और एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन को सक्षम करता है, वो क्या होता है, वो SSL प्रमाण पत्र होता है, SSL सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1991, 92, 93 और 94। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक जो है वो आयोग है, संवैधानिक आयोग है और इसकी स्थापना जो है वो 1992 में की गई है। देखिए अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है क्या है, वर्तमान में इनकी अध्यक्षा हैं। चलिए आप वैसे नोट कर लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं, यहां से लिखा जा रहा है रेखा शर्मा जो है वो कौन है, वर्तमान में उनकी अध्यक्षा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता, यानी कि 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 5 साल की फेलोशिप प्रदान करती है। तो ऐसी कौन सी है, यानी कि आपको जो विभिन्न विद्यार्थियों से संबंधित जो है वो योजनाएं जो है उनके बारे में भी आपको जरूर ध्यान करके जाना चाहिए पेपर में। तो ये जो है आपका ये होती है आपकी मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप जो है वो 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। और वो कौन कौन से हैं, तो ये आपके बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख, इन 6 जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनके लिए, इनके छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्षीय फेलोशिप जो है 5 वर्ष के लिए फेलोशिप दी जाती है, जो कि एमफिल और पीएचडी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है। यानी कि ये एमफिल और पीएचडी, एमफिल जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है एमफिल अब हो चुकी है बंद, ठीक है, और पीएचडी जो है वो इसके लिए जो है वो 5 साल की ये फेलोशिप इसमें मिलती है। और इनके लिए जरूरी क्या होता है कि किसी भी विषय में जिसमें जो भी उनका संबंधित विषय है उसके अंदर उनका 50% जो है वो स्नातकोत्तर में होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए, जो बिना CISR नेट के या UGC नेट के बिना जो है पूर्णकालिक शोध जो करना चाहते हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए ये जो है 5 साल के लिए एक फेलोशिप योजना है। और इन 6 समुदायों के लिए कौन कौन से है, बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो चयनित कोचिंग संस्थानों में, यानी कि कुछ सिलेक्टेड कोचिंग संस्थान में मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी और सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी सुधार करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को तैयार करती है। यानी कि ऐसी कौन सी योजना है, नया सवेरा, अभिनव ज्ञान, ज्ञान उदय, नवजोत, चलिए ये जो भी नवजोत सिंह, ये जो है ये इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो बच्चों के लिए कुछ चयनित कोचिंग संस्थान में, कुछ सिलेक्टेड जो कोचिंग सेंटर उनके लिए सरकार के द्वारा मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और वो भी किसके लिए, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो वो कौन सी है, तो राइट आंसर होगा नया सवेरा योजना, केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें क्या है, तकनीकी या पेशेवर पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून, प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता करती है। यह स्कीम विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए भाषा या क्षमता परीक्षाओं में भी सहायता करती है, ठीक है। तो ये 6 समुदायों के लिए ये प्रकार की योजना है, मौलाना आजाद योजना, फेलोशिप योजना। किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? यहां पर कौन सा खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में सबसे ज्यादा यानी कि एक ओलंपिक में नहीं, सभी ओलंपिक को मिलाकर जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सबसे ज्यादा जो उन्होंने पदक जीते हैं, बोरिस शकलिन, निकोलाई एंड्रियोनोव, लारिसा लेटिनिना और माइकल फिलिप्स। तो इनमें से एक व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा
ओलंपिक में मेडल जीते हैं तो व्यक्ति कौन है? माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स हैं, ये अमेरिका के हैं और ये एक तैराक हैं, ठीक है, अमेरिका के एक तैराक हैं। देखिए इन्होंने दिग्गज अमेरिकी तैराक ने 5 ओलंपिक खेलों में कुल 28 पदक जीते हैं, ठीक है। इनकी उपलब्धि के लिए ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का सबसे सफल एथलीट बना दिया। इनमें इन्होंने क्या किया, कुल 23 जो है वो स्वर्ण पदक हैं, 3 जो इनके रजत पदक हैं और 2 जो इनके कांस्य पदक हैं, यानी कुल मिलाकर के इनके 28 पदक हैं और इन 28 पदकों में से 23 पदक जो है वो कौन से हैं? वो गोल्ड मेडल है और ये अमेरिका के हैं, दिग्गज तैराक हैं, ठीक है, फिलिप्स। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके राज्य पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक के राज्य पर विजय प्राप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? घनानंद, महापद्म, पांडुका या गोविशन का? तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं अभी तक मैं लगभग 6 पेपर आपको करवा चुका हूं आज तक, और इन 6 पेपर में 6 या 7 हो गए, उन 6 या 7 में से एक किसी ना किसी प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास के राज्य की स्थापना से संबंधित जो एक प्रश्न आपका आया ये है, यानी कि किस मतलब जैसे एक बार ये आ गया कि पांड्य वंश की स्थापना किसने की थी, एक बार आया था पल्लव की किसने की थी, एक बार आया था चोल वंश की स्थापना किसने की थी, एक बार ये आ गया, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या? घनानंद। तो जितने प्राचीन साम्राज्य हुए हैं उनके संस्थापक और कब उन्होंने किसको हरा करके स्थापना की, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी आप पोस्ट के लिए करें, भले आप एलडीसी के लिए कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर के लिए कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो ये आपको एक प्रश्न आना चाहिए। ये प्रश्न आपका आता है। भारत का दूसरा मुगल शासक कौन था? भारत का दूसरा मुगल शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। तो देखिए सबसे पहले जो है वो प्रथम अगर बात करें तो सबसे पहले आया था बाबर, ठीक है, और बाबर का पुत्र था दूसरे नंबर पर हुमायूं, ठीक है। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं के बाद में जो है कौन आया था? हुमायूं का हुआ था अकबर, ठीक है। हुमायूं का कौन हुआ था? अकबर। और अकबर का कौन हुआ था? तो अकबर का हुआ था जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर का कौन हुआ था? जहांगीर का हुआ था शाहजहां। जहांगीर का कौन हुआ था? तो हुआ था शाहजहां। और शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें जो है वो राजा कौन बना था? तो वो बना था ऑ कलर पॉकेट वाज ए किंग, यानी औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो बना था, ठीक है। इसके बाद में जो है ये इसका पतन हो गया था, यानी कि राजा तो और बने थे लेकिन प्रमुख यही है बाबर से औरंगजेब तक, ठीक है। तो ये 1526 में बना था सबसे पहले, ठीक है, पानीपत की लड़ाई में, और ये 1707 में समाप्त हो गया था, ठीक है, औरंगजेब। तो ये जो है इसमें राइट आंसर होगा आपका दूसरा मुगल शासक की बात करें तो हुमायूं था। पूर्वोत्तर श्रीलंका में स्थित एक तमिल उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम के संस्थापक कौन थे? यानी आप इसको कह सकते हैं लिट्टे। काफी प्रसिद्ध नाम रहा है ये 2010 तक। लिट्टे जो है वो, ये लिट्टे जो ग्रुप है, लिट्टे एक संगठन है, ये जो है दक्षिण भारत, क्या ये श्रीलंका के अंदर है, और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसका जो मेन फोकस क्या था कि जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका है वहां पर एक तमिल राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो ये कौन थे? ये थे वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन जो थे ये लिट्टे के क्या थे? ये लिट्टे के संस्थापक थे। और इन्होंने जो है जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी तभी इसी संगठन लिट्टे ने जो है वो क्या किया था, इन्होंने जिम्मेवारी ली थी। और 2009 में जो है वो प्रभाकरन के मृत्यु हो गई थी। प्रभाकरन की 2009 में जो है एक वार के दौरान जो श्रीलंका सेना के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई थी या मार दिया गया था इनको। एक ही दिन में 12 आतंकवादी बम विस्फोट की एक श्रृंखला मुंबई में पहली बार किस वर्ष हुई थी? बहुत फेमस है ये, मुंबई धमाके, मुंबई हमले, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये हुई थी 1993 में। दाऊद इब्राहिम ने इसकी जिम्मेवारी ली थी। ये जो है वो इसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग जो है वो इसमें घायल हुए थे। और इसके मास्टरमाइंड कौन थे? तो मास्टरमाइंड थे दाऊद इब्राहिम, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी? देखिए एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न आपके यहां पूछ लिए गए, यानी कि जो लिट्टे जो था, लिट्टे तमिल संगठन था एक, श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसका ये उद्देश्य था, उसने जो है राजीव गांधी की हत्या जो है वो उसकी जिम्मेवारी ली थी। तो ये राजीव गांधी की हत्या जो है वो कहाँ की गई थी?
तो वो कहाँ, महाबलीपुरम, श्री पेरम्बदूर, तिरुवनंतपुरम या कोयम्बटूर में कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी श्री पेरम्बदूर में। ठीक है, पेरम्बदूर में जो है राजीव गांधी की हत्या हुई थी जब एक महिला ने उनको गले में माला डालने, जैसे पैर छूने के लिए झुकी तो उसके शरीर में लगा हुआ जो आरडीएक्स है वो फट गया था। ये बात है 21 मई 1991 को सुबह 10 बजे, 21 मई 1991 को सुबह 10 बजे जो है ये पेरम्बदूर में जो है इनकी तमिलनाडु के पेरम्बदूर में ऐसा हुआ था उनके साथ। ठीक है, वहां पर ये चुनाव सभा में थे और इसकी साजिश जो है वो लिट्टे ने रची थी और उसकी हत्या की जिम्मेवारी भी लिट्टे संगठन, जो प्रभाकरन का संगठन था, इसने ली थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मौजूदा सामान्य बिक्री कर को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय कराधान प्रणाली में वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर होता है। एक तो ये पता होना चाहिए आपको, ये डायरेक्ट नहीं लगता, इनडायरेक्ट होता है। और ये जो है किस वर्ष जो है वो पेश किया गया था, वैट जो है वो किस वर्ष जो है पेश किया गया था, 2001, 2005, 8 और 2011। तो देखिए ये जो वैल्यू एडिड सर्विस जो है लगती है तो ये आपकी 2005 में ये लागू की गई थी, 2005 में जो है ये बिल जो है पेश किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ये मुंबई में स्थित है और इस मुंबई में इसका नाम जो है प्राचीन समय में क्या था? पश्चिम भारत का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, रानी का घर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय या किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ मेमोरियल। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? पश्चिमी भारत का प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय पश्चिमी भारत का ये नाम था पुराना छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना जो है 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में उनके ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। उस समय बॉम्बे कहे जाने वाले शहर के प्रमुख नागरिकों द्वारा सरकार की मदद से प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि बाद में जॉर्ज पंचम बने थे, प्रिंस ऑफ वेल्स यानी जॉर्ज पंचम या राजा जॉर्ज की यात्रा की स्मृति में इसकी की गई थी स्थापना। और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और भारत के सम्राट जो थे, और यह दक्षिण मुंबई के मध्य में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल पास स्थित है। और 1998 मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, यानी इसका नाम जो बदला गया कब? 1998 में इसका नाम जो है वो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के नाम पर जो संग्रहालय का नाम कर दिया गया। इससे पहले ये भारत का, पूर्वी भारत का प्रिंस ऑफ वेल्स जो कहा गया था। नालंदा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चाणक्य, कुमारगुप्त, प्रथम चंद्रगुप्त, अशोक। तो ये बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास से संबंधित है। ठीक है, लेकिन इतिहास में भी शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न है ये, तो ये जो है वो कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। अगला, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? पुंगचोलो, ठीक है, छऊ, हिक्कट और नाटी। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि हिमाचल का जो है नाटी जो है वो एक क्या है? लोक नृत्य है। छऊ जो है वो कहाँ का है? झारखंड का है। इसके बाद अगर बात करें 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में वार्षिक आधार पर राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन किया जाता है? राजस्थान के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव का उद्घाटन या जो कार्यक्रम किया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। तो ये जो है वो जोधपुर में किया जाता है। अगला और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में एक प्रसिद्ध त्योहार है जो मासिक धर्म चक्र को श्रद्धांजलि देता है? उड़ीसा का कौन सा त्योहार है? राजा महोत्सव, चंदन यात्रा, महावीर सुरवा और संक्रांति या छऊ महोत्सव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा महोत्सव जो है इसका आंसर होगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न और इनके साथ इनसे संबंधित जो चीजें थी हमने डिस्कस की। तो आपको उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, आपके काम आएंगी ये चीजें। और ये DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी तरह एक पेपर और भी लाते रहेंगे हम। तो उनके लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।